नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पाठ्यक्रम के संदर्भ में आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जो पाठ्यक्रम है ये प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। तो आइए, तो यहाँ पर पहली जो चीज़ है उसको देखो, बालक के स्वयं के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। यानी बालक जब स्वयं, यानी जब सिलेबस बनाया जाए तो सिलेबस को बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन चीज़ों को हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, है ना, उसके लिए उस संदर्भित अभ्यास में एक्टिविटी होनी चाहिए, क्रियाकलाप होने चाहिए। क्योंकि जब बच्चा क्रियाकलाप करेगा, है ना, तभी वो स्वयं क्रियाकलाप करेगा और स्वयं क्रियाकलापों के माध्यम से उसको अनुभव प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, बालक की जिज्ञासा को शांत करने वाला होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब बालक के सामने कोई प्रश्न आता है ना, तब वो उस प्रश्न को समझने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए वह विभिन्न तरह से प्रश्न पूछता है ना। और या अगर बालक के मन में कोई अन्य प्रकार का प्रश्न आता है ना, तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि बच्चों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दे, है ना। तीसरा पॉइंट, इसी स्तर पर पाठ्यक्रम संख्याओं, साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम, लासा, महत्तम, भिन्न, दशमलव, क्षेत्रफल, काम और समय, साधारण ब्याज, लाभ हानि पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। अब इन सब चीज़ों की जो बात हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टैंडर्ड हो, है ना, जैसे जोड़ घटाव का, साधारण ब्याज का, एलसीएम एचसीएफ का, दशमलव का, क्षेत्रफल का, काम और समय का। ऐसा नहीं कि बहुत स्टैंडर्ड सवाल नहीं होनी चाहिए, उनकी बेसिक अवधारणा हो ताकि एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा समझ सके, है ना। अगला पॉइंट आइए, पाठ्यक्रम विभिन्न आकृतियों, कौन कौन सी, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। मतलब जब बच्चे को आप 2D या 3D फिगर पढ़ा रहे हैं, फिगर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आप आकृतियों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तो जो बेसिक हमारी ज्योमेट्रिक फिगर हैं, है ना, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इसी स्तर पर मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ा जाना चाहिए ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाकलापों और गणितीय चिंतन के बीच संबंध को समझने लायक बन सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे को जब भी आपको गणित पढ़ाना है प्राइमरी लेवल पर, तो उसे मूर्त रूप से अमूर्त की ओर पढ़ाना। मतलब पहले उसे उदाहरण बताइए, फिर नियम बताइए। पहले उसको अवधारणा बताइए, फिर उसको सूत्र बताइए। पहले बताइए जो सवाल है इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, उसका दैनिक जीवन में यूज क्या है, बच्चे का उससे, है ना, सामाजिक जीवन में, उसके दैनिक जीवन में उसका उससे कैसे संबंध है। बच्चा उन चीज़ों को दैनिक जीवन में क्रियाकलाप के माध्यम से कैसे सीख सकता है। वो प्रश्न बच्चे को दैनिक जीवन में कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अगला, इसी स्तर पर पाठ्यक्रम गणितीय खेल पहेलियाँ तथा कथाएं पर आधारित होना चाहिए। यानी कहानियों के माध्यम से, और ऐसी कहानियाँ जिसमें बच्चे रुचि लेते हैं, है ना, समझाना चाहिए। और यहाँ पर क्या हुआ, इसी स्तर पर पाठ्यक्रम गणितीय खेल पहेलियाँ तथा कथाएं पर आधारित होना चाहिए। खेल बच्चों को अनुपदेशात्मक की फीडबैक देने वाले हों, जिसमें शिक्षण का बहुत कम हस्तक्षेप हो, ताकि अनुमान, पूर्व ज्ञान, योजना एवं रणनीति तैयार करने को बढ़ावा मिल सके। मतलब इसका मतलब ये हो गया है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा स्वयं गतिविधि करने के लिए उत्सुक हो,
और गतिविधि करने के उपरांत वहाँ से किसी एक निष्कर्ष पर पहुँच सके और वो उस प्रश्न का, उस सवाल का जवाब देने के लिए, है ना, स्वयं तैयार हो अपने तरह से, और टीचर का उसमें हस्तक्षेप ना हो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पाठ्यक्रम हमने चर्चा की आपसे। अब आगे का जो पाठ्यक्रम है ना, आगे का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है, वो एनसीएफ 2005 के अनुसार है। इनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के, यह शिक्षा उद्देश्यों को अनुकूल बनाता हो, यह शिक्षा उद्देश्यों को अनुकूल बनाता हो, यानी शिक्षा उद्देश्यों के अनुकूल हो, यानी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। और सुनिए, ये महत्वाकांक्षी होना चाहिए, यह मात्र संकीर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने की बजाय ऊंचे उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। यहाँ पर संकीर्ण उद्देश्य जानते हो क्या है? यहाँ पर संकीर्ण उद्देश्य का मतलब है बेसिक, है ना, बेसिक चीज़ों प्राप्त करने के बाद उच्च उद्देश्यों का को भी प्राप्त कर सके बच्चा। अब आगे देखिए भाई, सुसंगत, आगे देखिए, यह सुसंगत होना चाहिए। यहाँ पर सुसंगत, यह सुसंगत होना चाहिए। सुसंगत का अर्थ क्या है? देखो भाई, यहाँ पर एक लाइन मिस हुई है, उसको मैं आपको बोल देता हूँ। लाइन क्या होगी? जो पाठ्यक्रम एनसीएफ के अनुसार है वो कैसा होना चाहिए? महत्वाकांक्षी, सुसंगत तथा उच्च उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला होना चाहिए। ये लाइन मिस हो गई है। तो उसमें जो सुसंगत था उसका क्या है? ये सुसंगत होना चाहिए ताकि यह विभिन्न प्रकार की विधियां और कौशल जो कि अंकगणित, बीजगणित आदि से संबंधित हैं, संयुक्त रूप से बच्चों को हाई स्कूल में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए मदद कर सके। आप जानते हैं, जब से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो, और 10th लेवल तक, ठीक है ना, तो वो सारी जो फर्स्ट क्लास से लेकर के, या जो भी आप नर्सरी केजी से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के, जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तब से लेकर के जो 10th स्टैंडर्ड होता है, हाई स्कूल के पेपर में जो सारी अवधारणाएँ बच्चे के सिलेबस में होती हैं वो बेसिक से लेके एडवांस तक होती हैं। तो इसीलिए इनकी बात की गई है, इसलिए इनकी बात की गई है। तो अब आइए आगे, यह महत्वपूर्ण, सुसंगत का अर्थ समझ में आ गया? महत्वपूर्ण, देखो यह महत्वपूर्ण होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता महसूस कर सके। शिक्षार्थी और शिक्षक इन समस्याओं को हल करने में अपने समय और ऊर्जा दोनों देना उचित समझें और गणितज्ञ इसे एक गतिविधि समझे जो गणितीय रूप में लाभकर हो, है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्यों होना चाहिए? यानी बच्चों को वही गणित पढ़ाना है ना, जो बच्चे के लिए आवश्यक हो, जो बच्चे के लिए ज़रूरी हो, जो बच्चे के सिलेबस में है, जो बच्चे के दैनिक जीवन से संबंधित है ना, जो बच्चे का व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब आगे आ जाइए, स्कूली गणित गतिविधियों पर केंद्रित होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा गतिविधि एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा, है ना, जब बच्चा गतिविधि के माध्यम से सीखेगा तो वो उन चीज़ों को भुला नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं वो बच्चा उन चीज़ों को आत्मसात कर लेगा और आने वाले समय में बच्चा उन चीज़ों को दैनिक जीवन में भली भांति उसे, है ना, प्रयोग कर पाएगा। अगला, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो शिक्षार्थी के मस्तिष्क को संलग्न कर सके और उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ कर सके, है ना। बिल्कुल, यानी
मानसिक रूप से उन चीज़ों को, है ना, जोड़ सके और मस्तिष्क में, है ना, वो सारी चीज़ें समा सके, ताकि उसका मस्तिष्क, है ना, तार्किक रूप से सोचने और समझने के लिए तैयार रह सके, और बच्चे की क्षमता जो है वो सुदृढ़ हो सके। पाठ्यक्रम बच्चों की जीवंत वास्तविकताओं से संबंधित होना चाहिए, है ना। जीवन मतलब ऐसी चीज़ें, है ना, जो स्वयं एक्टिव हैं और बच्चा उनसे एक्टिविटी करके, है ना, सीखता है, तो वहाँ से उनको तुरंत एक आउटपुट मिलता है ना। इसलिए कहा जाता है पाठ्यक्रम बच्चों की जीवंत वास्तविकताओं से संबंधित होना चाहिए, है ना, जो कि आगे बताया जाएगा कि बच्चों को इसीलिए प्राइमरी स्तर पर, है ना, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खेल भावना से, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना और समझाना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के चरण क्या हैं? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाठ्यक्रम निर्माण के क्या चरण हैं? निर्माण के चरण कई बार ये पूछा जाता है आपके पेपर में। देखो, उद्देश्यों का निर्धारण करने वाला होना चाहिए, उद्देश्यों का निर्धारण करने वाला होना चाहिए। नंबर 2, है ना, कि अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा है तो एक क्लियर होना चाहिए, है ना, पाठ्यक्रम को, बोर्ड को, कि बच्चे को हमें क्या सिखाना है, हमें किन किन आयामों को सिलेबस में शामिल करना है, हमें बच्चे को किस स्तर से किस स्तर तक ले जाना है ना। तो ये चीज़ें होगी। तो उद्देश्यों का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। अधिगम सामग्री, उपयुक्त विषय वस्तु, यहाँ पर उपयुक्त लिखा हुआ है, उपयुक्त विषय वस्तु का चयन एवं संगठन। अधिगम सामग्री कि बच्चे को जो सिखाना है, सिखाने के लिए कौन कौन सामग्री है, आयाम क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, है ना, किन किन माध्यमों से बच्चों को मुझे सिखाना है, वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से एक्टिविटी हैं, वो कौन कौन से माध्यम हैं, वो कौन कौन से उपागम हैं, है ना, जिनके माध्यम से बच्चों को हमें सिखाना और पढ़ाना है। चलो, ये चीज़ हो गई। उपयुक्त अधिगम अनुभवों का, बिल्कुल ऐसे अधिगम अनुभव जो उपयुक्त हैं, जो आवश्यक हैं, जो ज़रूरी हैं, है ना, और जिनका दैनिक जीवन में महत्व है, जिनका व्यवहारिक महत्व है, सिखाना चाहिए। मूल्यांकन के लिए उचित सामग्री का चयन करना, और बहुत आखिरी चीज़, मूल्यांकन बाद में होता है, इसलिए मूल्यांकन के लिए उचित सामग्री का चयन, कि मूल्यांकन करना कैसे है। कहीं ऐसा ना हो कि मूल्यांकन के साधन उचित ना हो, मूल्यांकन की सामग्री उचित ना हो, मूल्यांकन सही तरीके से ना किया जाए, है ना। तो अगर बच्चे का हम मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं ना पाठ्यक्रम हमारा अधूरा रह जाएगा, और अगर कोई भी चीज़ अधूरी रह जाती है तो शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। अब प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य देखो जरा क्या है भाई। देखो, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। इसी स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन में तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझने लायक बना सके। हमने भी बात की है कि अगर बच्चे को आप मूर्त से अमूर्त, यानी मान लो मैंने बच्चे को बताया कि बेटा आपके पास 5 पेन हैं, मैंने 2 पेन और दे दिए तो कितने हो गए, है ना। तो आप बोल रहे होंगे कि सर 7 हो गए, लेकिन जो छोटा बच्चा है जिसको हम जोड़ सिखा रहे हैं, जोड़ की अवधारणा उसको पहले से नहीं आती है, तो उसके लिए ये देना ज़रूरी नहीं, ये देना थोड़ा सा उसके लिए कठिन काम होगा। अब वो आपकी तरफ देखेगा, घूरेगा कि यार पहले के तो 5 दिया नहीं आपने, और आप कह रहे हैं 2 और दे दिया। अब क्या दिया, क्या लिया, क्या बढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, है ना। तो पहले आप क्या करो,
अब ये आप जो सिखा रहे थे वो अमूर्त रूप से सिखा रहे थे। अमूर्त रूप क्या है? आप पहले 5 पेन दो बच्चे को। मान लो मैंने कहा बच्चों को बेटा 2 पेन थे, 1 पेन और दे दिया तो कितने हुई? बच्चे को नहीं पता, तो उसको पहले 2 पेन दो आप। बेटा 2 पेन ये हैं, लो 2 पेन पकड़ो, हाथ में पकड़िए, ये रहा 1 पेन 2 पेन, 2 पेन हो गए। 1 पेन बेटा और ले लो। फिर बच्चा ये तो नहीं पता है उसको कि तुरंत बता देगा हाँ 3 हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ध्यान वो आलम पे लगेगा कि ये मूर्त रूप क्या है। पहले जो सर ने चीज़ दिया था मुझे, जो ऑब्जेक्ट दिए थे, जो पेन दिए थे वो 2 थे, क्योंकि 2 अलग अलग टुकड़े थे, 2 थे, एक और दे दिया तो 3 हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मूर्त रूप से बच्चों को सिखा रहे हैं, उदाहरण से सिखा रहे हैं। तो ये होता है मूर्त रूप से, एक्टिविटी के माध्यम से, है ना, खेल भावना के माध्यम से। खैर आगे आ जाओ। अनुपदेशात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना जिसमें शिक्षण का बहुत कम हस्तक्षेप हो। ज़्यादा बच्चों को उपदेश मत दो, बच्चों को एक एक्टिविटी दे दो, बेटा ऐसे ऐसे करो, वो बच्चे करेंगे, आप दूर बैठ करके देखो, है ना, इसको कहते हैं। अगला, इसी स्तर पर बच्चे खाली पात्र नहीं होते हैं, यानी उनका जो दिमाग है ना, वो एक्टिव होता है। वो अंकों तथा साधारण संक्रियाओं को अंतर्ज्ञानी एवं सांस्कृतिक विचारों से सुसज्जित होते हैं, अतः उनके इस ज्ञान का उपयोग अंकों के प्रति समझ उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। आपने देखा होगा बच्चा जब भी, है ना, छोटा बच्चा जब भी बैठा होता है तो शांत नहीं रहता है ना, वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है ना। तो उसी एक्टिविटी को आप अपने अंक गणितीय रूप में या गणितीय रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, किसी खेल खिला करके बच्चों को, किसी एक्टिविटी करा, गतिविधि करा करके। तो इसलिए सारी बातें बताएगी आपको। सीमित राशियों व छोटे अंकों द्वारा बच्चों में तार्किक कौशल का विकास करना, है ना। धीरे धीरे कोई 2 पेन दिया, फिर कहा बेटा 1 कितना हुआ नहीं पता, बेटा 3 हो गए, 4 पेन हो गए, एक और दे दिया 4 पेन हो गए, बेटा 2 और डाला कितने हो गए, बेटा काउंट करो धीरे धीरे, है ना। और जैसे मान लो आप घर में हैं, है ना, तो बच्चे को आप बताइए कि आपके घर में कौन कौन है भाई। मम्मी पापा, आप हैं, आपकी छोटी बहन, आपकी एक बड़ी बहन है, तो कितने लोग हुए। तो अपने मम्मी को भी जानता है बच्चा, पापा को भी जानता है, दादा को भी जानता है, दादी को भी जानता है, बहन को भी जानता है। तो वहाँ पर वो जोड़ेगा कि दादा मम्मी पापा 2 लोग, है ना, दादी 3, दादा 4, बहन 5, फिर मैं 6। इस तरह से गतिविधि के माध्यम से हम बच्चों को, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों में क्या है, रुचि लेते हैं, क्यों, उनको पहले से पता है ना। तो इस तरह से आप बच्चों को क्रियाकलापों के माध्यम से, खेल भावना के माध्यम से गणित सिखा सकते हैं भाई। आगे क्या है, गणित के अंकहीन क्षेत्रों जैसे आकार, टिक संबंधी पैटर्न, मापन एवं आंकड़ों के हैंडलिंग को बढ़ावा देना। अब देखो ये सारे पेपर में आपके पूछे गए हैं कि क्या ये गणित से संबंध, आकार गणित से संबंधित होता है। टिक संबंधी समझ, है ना, ये टिक संबंधी क्या होता है कि कोई गणित में, है ना, कोई संख्या लिखी है, उसको जो है संख्या को समझना, है ना, उसमें संबंध बताना, है ना। पैटर्न प्रतिरूप, है ना, पैटर्न क्या है, कौन सा पैटर्न चल रहा है। मापन क्या है, आंकड़ों की हैंडलिंग को बढ़ावा देना, यानी डाटा को क्या करना, एकत्रित करना, है ना, डाटा को एकत्रित करना। बच्चों में संकल्पना करना और आधार को बढ़ावा देना, ताकि शब्द समस्याएं हल करते समय बच्चों को पता चले कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग देना है। बच्चों को संकल्पना का भाव होना चाहिए। संकल्पना समझते हैं कि जब आप किसी विषय में कल्पना करते हो, है ना, और कल्पना करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो, तो उसे संकल्पना का भाव कहा जाता है ना। तो बच्चों में कल्पनात्मक भावना जब जागृत हो जाएगी, संकल्पना अपने आप आ जाएगी। अब आगे आ जाओ भाई। संक्रियाओं के प्रसंगानुसार परिचय पश्चात भाषा और प्रतीकात्मक संकेतों का विकास करना, है ना। संक्रियाओं को प्रसंग अनुसार देना है। जो संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, है ना, इनको क्रम में बताओ
और उनको चिन्हों से प्रतीकात्मक संकेतों का विकास करना कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। इस प्लस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ क्या होता है, गुणा का मतलब क्या है, भाग का मतलब है पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है ना। ब्रैकेट होते हैं, पहले किसको करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें। भिन्नों की संक्रियाओं पर कम जोर देना ताकि बच्चे में भय ना उत्पन्न हो। देखिए ऐसा क्यों होता है। देखिए भिन्न क्या होता है, पूर्णांक नहीं होता है। पहले छोटे बच्चों को हम पूर्णांकों के माध्यम से सिखाते हैं, पूर्ण अंकों के माध्यम से सिखाते हैं, है ना। तो पूर्णांकों के माध्यम सिखाते हैं। चूँकि भिन्न क्या होती, पूर्णांक नहीं होती, इसलिए अब कहो बाल का 2/3 समझ में आएगा बच्चे को, बाल का 1/2 तो समझ में आएगा थोड़ा सा आधा। लेकिन कोई एक बाल है तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगी। बच्चों को अगर 2/3 बाल है कुछ नहीं समझ में आएगा, 1/4 बाल है नहीं समझ में आएगा, है ना। तो पहले हम बच्चों को पूर्णांक समझाते हैं, बाद में क्या समझाते हैं, भिन्न की अवधारणा समझाते हैं। ये अर्थ हुआ। संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर बढ़ना। पहले संख्याओं का बोध बताओ कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है। फिर आप 2 से 4 बढ़ाओगे, 4 से 6 बढ़ाओगे, फिर ये पैटर्न हुआ। तो पहले आप 2, 4, 6 बताओ क्या है, पहले संख्या का बोध बताओ, फिर बढ़ाना है, घटाना है, फिर पैटर्न बाद में आएगा। मत संबंध बताना, संबंधों में पैटर्न खोजना ताकि बच्चों में जीवनोपयोगी कौशल का विकास हो सके, यानी उन चीज़ों को सीखे और अपने दैनिक जीवन से संबंधित जोड़ सके। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसी में से सवाल पूछे जाते हैं आपके, है ना। तो आइए, यही हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं भाई, है ना। तो एनसीएफ क्या कह रहा है, बच्चों की विचार प्रक्रिया गणितीकरण। हमने पूरा गणितीकरण आपको पढ़ा दिया है, क्या है मैथमेटाइजेशन पूरा पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो आप देखिए, है ना। गणितीकरण क्या है, बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। और बच्चे आनंद कब लेंगे, जब बच्चों को आप दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाओगे, बच्चों को जब खेल भावना से पढ़ाओगे, है ना, बच्चों को जब क्रियाकलाप के माध्यम से पढ़ाओगे, जब बच्चों को जब गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाओगे, है ना, बच्चों को जब रुचिपूर्ण संसाधनों के माध्यम से, उपागमों के माध्यम से पढ़ाओगे, तब बच्चों को आनंद आएगा। अगला ये क्या है, गणितीय तकनीक का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए, अर्थात बच्चे प्रभावशाली गणित कैसे सीखें। अरे आजकल विज्ञान का युग है, कंप्यूटर का युग है ना। तो कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारे आजकल ऐसे माध्यम आ गए हैं, है ना, बहुत सारे आजकल ऐसे माध्यम आ गए हैं जिनको हम बच्चों को क्रियाकलाप, गतिविधि और इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। तो ये तरीके आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि टीचर आप बनने जा रहे हैं, है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सारे संसाधन आपको खोजना है। गणित को बच्चों को जीवनानुभवों का एक अंश बनाना, है ना। बच्चों को जब गणित सिखाए तो बताइए आपके दैनिक जीवन से कैसे संबंधित है, और सिर्फ बताना ही नहीं, उनको एहसास भी कराना है कि जोड़ का, गुणा का, घटाना का, भाग का, ये आपके दैनिक जीवन से कैसे संबंधित है। और बिना इसके, है ना, आपका जीवन, है ना, सुचारू रूप से चलना क्या है, इम्पॉसिबल है ना। तो उनको एहसास कराइए इन चीज़ों को। बच्चों में तार्किक चिंतन की विकसित करना, बिल्कुल बच्चे तार्किक रूप से कैसे पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, है ना। उनको जब क्रियाकलाप के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, खेल भावना के माध्यम से पढ़ाओगे तो उनकी चिंतन प्रक्रिया गणितीकरण होने लगेगा और बच्चे तार्किक रूप से सोचने और समझने लगेंगे। बच्चों को गणित की मूल संरचनाओं जैसे गणित, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति हैं को समझाना, ये मूल संरचना है, इनको समझाना है भाई, ठीक है। चलिए, और अच्छी परीक्षाओं को ये मैं आगे बाद में देखूंगा, ठीक है ना। अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया आज आपका ये पाठ्यक्रम से संबंधित, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, पिछली 2 वीडियो हो गई, है ना, उनको बारी बारी से अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। मैं ऐसे ही थ्योरी में आगे बढ़ता रहूँगा, फिर जैसे ही मैं थ्योरी कंप्लीट हो जाती है मैं आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। डरने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत जल्दी मैं आसानी से, अच्छी तरीके से सिलेबस आपका पूरा करा दूंगा और मेरी पेडागोजी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस खाली वीडियो को एक बार देख लीजिए,
है ना। और जो भी नोट करने वाली चीज़ है नोट कर लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना। बाकी जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो लाइव ही कराऊंगा, मैं चाहे जहाँ से कराऊँ, है ना। अभी मैं इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। अभी लगभग कितना बजा होगा, तो 7:30 7:15 बज रहा होगा, ठीक है ना। अभी मैं बाहर हूँ, बिल्कुल अंधेरे में वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क नहीं है बिल्कुल जहाँ पर भी हैं हम हैं, है ना। और तो बाहर आकर के हम लोग अपलोड करते हैं इस वीडियो को, है ना। तो बस यही प्रयास है कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते रहें, ताकि आपकी परीक्षा है तो आप हड़बड़ी में ना रहें, है ना। आपको परेशानी ना हो, आपको ये ना लगे कि अभी हमें मैथमेटिक्स नहीं हुई है तो पूरा हम आपके साथ में हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा कराऊंगा, आपको अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, है ना। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। थैंक यू।